Welcome, dear students. This is Shahid sir. In this chapter, electromagnetic induction, we are going to solve some numerical portion, and these numerical questions are very important in exam point of view. So I hope that you are going to watch this lecture very carefully. तो चलिए बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स एनसीईआरटी की ओर। एनसीईआरटी 6.2 की ओर 6.2 के अंदर जो पहला क्वेश्चन है दैट इज फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन फॉलोइंग केसेस। आपको डायरेक्शन निकालनी है इंड्यूस्ड करंट की, जबकि दो केसेस है आपके पास, केस नंबर ए और केस नंबर बी। डियर स्टूडेंट्स, केस नंबर ए की ओर आप देख रहे हैं, वहाँ पे दो जो है, एक कॉइल है, एक वायर है जो कि इरेगुलर शेप में है। जब हम इसे स्ट्रेच करते हैं, आप कॉइल नंबर 1 देख रहे हैं, इरेगुलर है। जब हम इसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो ये एक सर्कल शेप ले रही है। तो हमने फाइंड आउट करना है वहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। और केस नंबर बी में ये सर्कुलर शेप में है एक वायर, हम कंप्रेस करके इस पे फोर्स अप्लाई करके ये जो है एक सेकंड फिगर आप देख रहे हैं इस शेप पे आ रही है। तो हमने वहाँ पर भी इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो अगर आपने पिछले इस चैप्टर के लेक्चर वॉच किए होंगे कि लेंज लॉ से हम ये जो फाइंड आउट कर सकते हैं इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कब एंटी क्लॉकवाइज होती है और कब क्लॉकवाइज होती है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को और समझने के लिए हम बोर्ड की ओर चलेंगे और बोर्ड पे ये जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा ये तो था 6.2। अब जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 6.3 एनसीईआरटी, इसमें जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं बोर्ड पे, A long solenoid with 15 turns per centimeter has a small loop of area 2.0 centimeter। अच्छा, मैं ऐसे पढ़ूंगा कि डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में जो गिवन है वो तो एक तो सोलेनॉइड के नंबर ऑफ टर्न्स है पर सेंटीमीटर के अंदर, वो 15 है, और एरिया है लूप का वो 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर है। करंट जो है वो हमने चेंज करनी है 2 एम्पियर से लेके 4 एम्पियर तक, यानी पहले वाली करंट जो है का I1 एंड I2, I1 इज 2 एम्पियर एंड I2 इज 4 एम्पियर। और ये कितना टाइम में हो रही है चेंज? टाइम है 0.1 सेकेंड। तो डियर स्टूडेंट्स, एक सोलेनॉइड है और सोलेनॉइड के अंदर एक लूप है, उस लूप का एरिया जो है वो 2.0 सेंटीमीटर है। और हमने क्या निकालना है? हमने फाइंड आउट करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ लूप के अंदर इस समय के दौरान। ठीक है, चलिए बोर्ड की ओर रुख करते हैं और इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। और एक न्यूमेरिकल है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का 6.5 एक्सरसाइज। क्वेश्चन इस प्रकार है कि जो हमारी दी गई है क्वांटिटीज़, एक तो लेंथ दिया गया है एक रॉड की दैट इज़ 1.0 मीटर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी है 400 रेड पर सेकेंड, और मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 0.5 टेस्ला। तो हमने कैलकुलेट करना है कि ईएमएफ कितना डेवलप हुआ है, कहाँ पे? बिटवीन सेंटर एंड द रिंग। एक तो सेंटर पे और दूसरा रिंग पे। डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, पहले आप हर किसी क्वांटिटी को ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट, क्योंकि ऐसा यूनिट में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो फिर इजी बनता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। Okay, dear students, let's move towards the question number first. What was the question number first? You need to find out the direction of induced current in both cases, right? What was the case number first? यानी A पार्ट कौन सा था? ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स, A पार्ट में क्या था? A पार्ट में पहले इसकी इरेगुलर शेप थी, दिस इज 1। पहले जो कॉइल थी, पहले जो वायर थी, उसकी जो शेप थी इरेगुलर थी। जब हमने इसे स्ट्रेच किया तो ये एक सर्कल जैसा बना, राइट? अब हमने ये बताना है कि इसका एरिया क्या हुआ, इंक्रीज या डिक्रीज। आप पिछले लेक्चर्स में इस चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं डियर स्टूडेंट्स कि इंड्यूस्ड करंट कब क्रिएट हो सकती है, राइट? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फ्लक्स कब क्रिएट होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स किन चीजों पे डिपेंड करता है, राइट? एरिया पे, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे, और किस पे? थीटा पे, यानी एंगल पे। अगर इन तीनों चीजों में कोई एक चीज चेंज हो तो वहां इंड्यूस्ड करंट क्रिएट होगी। तो या हमने क्या किया, एरिया को इंक्रीज किया, राइट? हमने इस वायर को स्ट्रेच किया और इसके बाद ये जो वायर है सर्कल की शेप में लिया।
अब हमें ये बताना है कि इसकी इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी। ठीक है, हमें यहां पता चला ए पार्ट के अंदर जो फ्लक्स है यहां पे इंक्रीज हो रहा है, राइट। वाई इंक्रीज हो रहा है? बिकॉज जो एरिया है हम इसका एरिया इंक्रीज कर रहे हैं। विद द इंक्रीजिंग ऑफ द एरिया दैट मीन जो फ्लक्स है वो इंक्रीज होगा। ओके, यहां पे कॉइल विल मेक फ्लक्स आउटवर्ड्स। यहां पे जो कॉइल है यानी वायर है वो फ्लक्स बनाएगी आउटवर्ड्स। With the help of Lenz law, we can find out the direction of induced current here. You can use this right hand rule, right? ये जो thumb है that is outwards, right? ये जो fingers है ये क्या है? The direction of induced current. तो हमें यहाँ क्या पता चला कि जो direction of induced current है that will be what? Clockwise और anti-clockwise. सर यहाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है। अगर ये थंब आउटवर्ड्स की डायरेक्शन में है, ये जो फिंगर्स है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, तो दैट मीन्स ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, राइट। यहां पे जो दिशा होगी करंट की दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। अब फिगर नंबर सेकंड पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे जाते हैं डियर स्टूडेंट्स। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड? आप देख सकते हैं ये जो पहले अब सर्कल में पहली जो वायर है ये सर्कल में है, हमने इस पे फोर्स अप्लाई करके थोड़ा इसको रिड्यूस कर दिया। इसकी साइज को जब हमने रिड्यूस कर दिया तो ऑलमोस्ट जीरो जैसे बन गई। यहाँ पे आप सेकंड वाली फिगर देख सकते हैं, राइट। अब हमने यहाँ पे पता करना है कि यहाँ पे जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन होगी, राइट। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फ्लक्स है दैट इज कमिंग आउट, तो मतलब यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। व्हाई? बिकॉज एरिया डिक्रीज हो रहा है, तो दैट मीन्स फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे कॉइल जो होगी वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी कहां पे? आउटवर्ड, विच विल बी कमिंग आउट। तो सेम इज द केस इन बोथ केसेस, इन बोथ फिगर्स। यहां पे हमने स्ट्रेच करके बड़ा किया एंटी क्लॉकवाइज, यहां पे सर्कल को हमने रिड्यूस करके छोटा किया, तब भी हमें यहां पे डायरेक्शन क्या मिली? हमें मिली डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। सो इजिली वी कैन राइट डाउन डियर स्टूडेंट्स from this question number first, the direction of induced current will be anti-clockwise. Yes, you got it right. लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? In both cases, right? We are going to write in both cases. The direction of induced current will be anti-clockwise. Why? ज्यादा हो रहा है तो यहाँ कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ पोल। वेरी गुड। तो जब नॉर्थ पोल बनेगा तो यहां मुझे बताइए डायरेक्शन क्या होगी? दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। अब रिड्यूस हो रहा है तो मतलब अब साउथ पोल आ रहा है, राइट। साउथ पोल दूर जा रहा है, अब रिड्यूस हो रहा है, तो रिड्यूस होने के लिए ये इसे क्या करेगा? अपोजिट पोल बनाएगा, यानी नॉर्थ पोल बनाएगा। तो उस स्थिति में भी यहां पे भी कौन सा पोल बना रहा है? यहां पे नॉर्थ पोल। So we can say easily with the help of this Lenz law, the direction of induced current in both cases is anti-clockwise. चलिए शुरू करते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर 6.3। ओके, सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। 6.3 के अंदर वहां पे गिवन क्या है आप क्वेश्चन को समझ लीजिए डियर स्टूडेंट्स। वी हैव ए सोलेनॉइड, राइट। हमारे पास एक सोलेनॉइड है और सोलेनॉइड के अंदर एक हमारे पास एक लूप है, ये वाली लूप, और इस लूप का एरिया जो है दैट इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। ऐसा यूनिट में नहीं है। तो जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, पहले आप जो है सारे यूनिट्स को आप ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना, राइट। तो हमारे पास ये जो लूप है इस सोलेनॉइड के अंदर, ठीक, ये कितनी है? ये सोलेनॉइड के अंदर है। अगर ये बाहर होती तो हम इसका एरिया नहीं लेंगे अभी न्यूमेरिकल में, लेकिन ये सोलेनॉइड के अंदर है तो हमें एरिया लेना होगा किसका? न कि सोलेनॉइड का, बल्कि लूप का एरिया लेना होगा। दैट इज व्हाट? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर ये गिवन है, ठीक। ये जो लूप है, दिस लूप इज नॉर्मल टू एक्स एक्सिस, राइट। ये एक्स एक्सिस से क्या है? नॉर्मल है। अब हमने खाली यहां पे एक चीज फाइंड आउट करनी है। हमने एक इंड्यूस्ड ईएमएफ इस लूप के अंदर कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड होगा, वो हमने कैलकुलेट करना है डियर स्टूडेंट्स। तो इससे पहले हमारे पास जो गिवन है इस सोलेनॉइड की नंबर ऑफ टर्न्स जो है ये गिवन है, ठीक। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 15 टर्न्स है पर सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर के अंदर 15 टर्न्स है। अब हमने इस सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और फिर एरिया जो लूप का है दैट इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये नॉर्मल है एक्स एक्सिस का। अब ये जो करंट चेंज करा रहे हैं हम चेंज करा रहे हैं करंट फ्रॉम I2 टू
I1, ठीक। I1 कितनी है, I1 2 एम्पियर, सॉरी I1 to I1 कितनी है डियर स्टूडेंट, दैट इज 2 एम्पियर, और I2 कितनी है, दैट इज 4 एम्पियर। जब हम इस करंट में चेंज करते हैं, इस लूप के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, वो कितना, हाउ मच अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज देयर प्रोड्यूस्ड, वी नीड टू कैलकुलेट दैट। और आप जानते हैं पिछले लेक्चर्स में इस चैप्टर के अंदर आपने सेकंड लॉ ऑफ फैराडेज अच्छे से पढ़ा होगा डियर स्टूडेंट्स। उसमें हमने जाना है कि हम एक इंड्यूस्ड ईएमएफ को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम यूज करेंगे, वो वाली फॉर्मूला आप याद कीजिए डियर स्टूडेंट्स। वो वाली फॉर्मूला क्या थी, E इक्वल टू माइनस डी फाइव अपॉन डी टी। अब ये डी फाइव क्या है ये आप जानते हैं, डी टी क्या है ये भी आप जानते हैं, राइट। डी फाइव मीन्स व्हाट, द फ्लक्स विच इज लिंक्ड दिस वेरी कॉइल, ये किस रेट के साथ चेंज हो रहा है, ठीक। ये हमने सेकेंड लॉ से पढ़ा था। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स। हम लिखेंगे इक्वल टू माइनस, जरा ये मुझे बताए डी फाइव किसके बराबर है, बेसिक सी चीज फ्लक्स के अंदर डी फाइव किसके बराबर है, फ्लक्स किसके बराबर होता है, the strength of the product of strength of magnetic field and area, यानी मल्टीप्लाइड बाय एरिया, यानी एरिया और फील्ड पे, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। तो हम यहां आसानी से लिख सकते हैं डी बी ए, राइट, अपॉन डी टी। आई होप कि यहां पे कोई दिक्कत नहीं है इस वाले पॉइंट में आपको, ठीक। खाली हमने डी फाइव की जगह लिखा बी ए। हम जानते हैं कि डी फाइव किसके बराबर है, ये फ्लक्स किसके बराबर है, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया, ठीक है। अच्छा, अब हम इस एरिया को बाहर निकालेंगे, हमें रहेगा डी बी अपॉन डी टी। यहां पे कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, राइट। इस स्टेप तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, इज दैट क्लियर। अच्छा ओके सर, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है डियर स्टूडेंट्स। बेसिक सा कंसेप्ट है, 10th स्टैंडर्ड कंसेप्ट है। यहाँ पे ये डी बी किसके बराबर है, ये मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर है, म्यू नॉट एन आई, हम पिछले पढ़ चुके हैं, राइट। म्यू नॉट एन आई, यानी एक ये म्यू नॉट पे डिपेंड करता है, दूसरा किस चीज पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे, कितनी स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी नंबर ऑफ टर्न्स पे, कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है कॉइल के अंदर। नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, हम पढ़ चुके हैं, और करंट पे, राइट। तो हम इस डी बी के बदले हम क्या लिख सकते हैं, जरा मुझे बताइए। E इक्वल टू माइनस ए, डी बी के बदले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स म्यू नॉट एन आई वन, सॉरी I2, राइट, क्योंकि करंट कहां से कहां है, यहां पे फ्रॉम 2 एम्पियर टू 4 एम्पियर, माइनस म्यू नॉट एन I2 अपॉन डी टी। यहां पे इस स्टेप में कोई दिक्कत डियर स्टूडेंट्स नहीं, बिल्कुल भी नहीं, राइट। हमने क्या किया, खाली जो डी बी जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, इसके बदले हमने वैल्यू पुट किया। सर आपने I1 और I2 क्यों पुट किया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे गिवन है कि जो करंट हम चेंज करा रहे हैं वो 2 से 4 कर रहे हैं, दैट इज वाई हमने क्या लिखा, माइनस ए म्यू नॉट एन I2 से लेके कहां तक, एन I1 तक। ओके, जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ए। तो ये अब इसके जो सारे वैल्यूज हैं, क्योंकि ए भी हमें पता है, आई भी पता है, एन भी पता है, म्यू भी पता है, 4 पाई, राइट, और डी टी टाइम भी हमें पता है, टाइम कितना है, टाइम 0.1 सेकेंड है, वो मैं लिखना भूल गया, दैट इज गिवन। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, जब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो ये आ जाएगा माइनस ए, यानी एरिया म्यू नॉट एन, ब्रैकेट में लिखेंगे I2 माइनस I1 अपॉन डी टी। तो जब हम इसके वैल्यूज हम पुट करेंगे डियर स्टूडेंट्स इस इक्वेशन के अंदर, टाइम हमारे पास जो गिवन है दैट इज 0.1 सेकेंड, इस सेकंड में इतनी चेंज आ रही है, 0.1 सेकंड में कितनी चेंज आ रही है करंट में, 2 से लेके 4 तक। ओके, जब हम इसमें ये पुट करेंगे ये सारे वैल्यूज, तो हमारे पास आ जाएगा -2 10⁻⁴, क्योंकि हमने यहाँ पे अब क्या किया,
हमने 2 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट किया, मीटर्स में। ठीक है, जब हमने मीटर्स में कन्वर्ट किया तो हमारे पास ये वैल्यू आया, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज्ड पावर -7 मल्टीप्लाई बाय 4 पाई 10 रेज्ड पावर -7 मल्टीप्लाई बाय 4 पाई, ये किसका वैल्यू है, म्यू नॉट का, राइट। तो मल्टीप्लाई बाय 1500, ये 1500 क्या है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज व्हाट, नंबर ऑफ टर्न्स। ये कितने थे, 15 पर सेंटीमीटर, 15 थे पर सेंटीमीटर में। जब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो आता है 1500 पर मीटर के अंदर। 1500 और 4 - 2 क्या है, I2 और -2 क्या है, I1। ओके, अपॉन 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर -1 यानी 0.1 सेकेंड। ओके, जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया -24 इंटू 3.14 यानी पाई का वैल्यू डाल दिया। 2 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 2, 15 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 2, वही बात 1500, राइट। तो -4 -7 +1, ठीक है, ये हमने पावर यहां लिए। तो जब हमने इसे सॉल्व किया तो डियर स्टूडेंट हमारे पास जो ईएमएफ आया दैट इज 754 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड पावर 8, ये सॉल्व करके, ठीक। E = 7.5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़्ड पावर 2, ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आप जानते हैं, एक बेसिक सा मेथड है मैथमेटिक्स के अंदर। मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड पावर -8, 8 से 2 लेंगे, वहां कितने आए, 6। तो E = 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड पावर -6 वोल्ट, यानी इतना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा किसके अंदर डियर स्टूडेंट्स, कॉइल के अंदर। सो इजीली वी कैन राइट डाउन दैट द ईएमएफ डेवलप्ड इन दिस वेरी कॉइल, इन दिस वेरी लूप which is area of 2 centimeter square is what, 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड पावर -6 वोल्ट, यानी ईएमएफ इतना, यहाँ पे इस लूप के अंदर ईएमएफ कितना होगा प्रोड्यूस, 7.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड पावर -6 वोल्ट। ओके, हमने पता कर लिया अब ईएमएफ, राइट। अब थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स और देखते हैं कि उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ओके डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड यानी 6.5 एक्सरसाइज का। ये जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, आपको फाइंड आउट करना है कि कितना डेवलप हुआ है ईएमएफ between rod and the center. Dear students, if you are very aware about my previous lecture which I have delivered on EMF across rotational rod, तो ये क्वेश्चन उसी जैसा है। वहां पे हमने फाइंड आउट की थी फॉर्मूला भी, कैसे हम ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं, वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज करना है। तो पहले हम देखते हैं डियर स्टूडेंट्स गिवन क्या है, क्या कोई ऐसा यूनिट है जो हमने ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है या नहीं है। अगर नहीं है तो सीधे चल के जाएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आप बोर्ड की ओर देख लीजिए, हमारे पास एक रॉड है डियर स्टूडेंट्स, इस रॉड की जो लेंथ है दैट इज 1 मीटर। तो मतलब हमने इसको कन्वर्ट नहीं करना है। ओके, देन इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज 0.5 टेस्ला। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है हर जगह पे, एवरीवेयर, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इट इज एवरीवेयर व्हाट, हाउ मच, 0.5 टेस्ला। एंड जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है दैट इज ओमेगा, वो कितनी है, 400 रेड पर सेकेंड। तो मतलब ओमेगा भी हमें दे के हैं, वो भी ऐसा यूनिट्स में। हमने यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना है, कोई कन्वर्ट नहीं करना है, ऐसा यूनिट्स में, ऐसा सिस्टम में सारी यूनिट्स हैं। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, हमने ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस रोटेशनल रॉड पढ़ चुके हैं, वहां पे हमने एक फॉर्मूला पता कर चुके हैं। व्हाट इज दैट फॉर्मूला, वहां पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है वो हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। तो हमने जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज करनी है दैट इज E = 1/2 ऑफ, अगर आपको याद होगा उस वाले लेक्चर में, उस वाले टॉपिक में, ईएमएफ अक्रॉस रोटेशनल रॉड 1/2 ऑफ BL² ओमेगा। दिस इज व्हाट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्योंकि जब भी रॉड सर्कल में घूमेगी तो वहां पे क्या हम यूज करते हैं, एंगुलर यूज करते हैं। तो अब आप जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ये मुझे बताइए आप, E जो है हमने ईएमएफ यहाँ पे फाइंड आउट करना है बिटवीन दिस सेंटर एंड दिस रिंग। तो वो कितना होगा, 1/2, व्हाट इज B, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, वो कितना है, दैट इज
0.5 Tesla multiply by L. What is L? That is 1 meter square. So 1 square multiply, what is this omega? Angular frequency, that is 400 rad. That is 400, right? जब हम डियर स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे, ये देख सकते हैं आप, हमने वैल्यूज पुट किए हैं. जब हम इसको सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो हमारा जो ईएमएफ डेवलप्ड प्रोड्यूस आएगा, दैट इज 100 volt. So we can easily write down that EMF developed between center and the ring is 100. The EMF developed between center and the ring is what? That is 100 volt. I hope, dear students, you have understand this. Now, in further, we are going to solve some more difficult numericals. These were the very easy numericals. और हम और क्वेश्चंस पे बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स.